कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। चैप्टर 8 है ये, क्लास 7 साइंस की एनसीईआरटी का किताब है। इस चैप्टर का टाइटल है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास 7 की किताब है साइंस की, ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी हमारे बहुत काम आ रही, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ज्योग्राफिकल कंसेप्ट के बेसिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग क्लासरूम एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये चीज काम की है ही, जो क्लास 7 में है। जो बड़ी क्लासेस में अपने कंसेप्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है, और जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो यूपीएससी का बेस है, जो पीसीएस और जो बड़े बड़े कंसेप्ट्स का बेस है, वो आपका इन्हीं सब चीजों से बनेगा। शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं कि आप एनसीईआरटी की बुक्स एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप जाके इन किताबों को डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करें। साथ साथ इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इन वीडियोस को ज्यादा अपने एल्गोरिदम में शेयर करता है, रिकमेंड करता है, जिससे मुझे कुछ व्यूज मिल जाएंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इतना कर दीजिए मेरे लिए। अब देखिए, आपने 1999, बहुत पहले की बात है, 1999 में खबर आई थी। खबर कुछ ऐसी थी कि भाई एक साइक्लोन आया है आपका उड़ीसा में। तो उड़ीसा एक साइक्लोन से हिट हुआ था, ठीक है। और उस साइक्लोन की जो स्पीड थी वो थी 200 किलोमीटर पर आवर। विंड स्पीड जो उसमें आई थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी। इसने क्या किया था, 45,000 घरों को स्मैश कर दिया था। 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। उड़ीसा, आपको क्या पता है, हमारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे आता है उड़ीसा, और ज्यादातर जो साइक्लोन्स है वो हमारे इंडियन कोस्ट के ईस्टर्न कोस्ट को हिट करेंगे। इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। आप तब तक ये पता करने की कोशिश कीजिए कि ये जो साइक्लोन्स है वो ईस्टर्न कोस्ट को ज्यादा हिट क्यों करते हैं इंडिया में, वेस्टर्न कोस्ट को ज्यादा हिट क्यों नहीं करते हैं। फिर 1999 में ही 29 अक्टूबर को एक दूसरा साइक्लोन आया जिसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर। और भैया इसकी जो वाटर वेव्स आई ना, 9 मीटर हाई थी, बहुत हाई थी। क्योंकि विंड इतनी तगड़ी होती है साइक्लोन्स में कि विंड के चलते जो वेव्स है उनकी हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है। तो भैया लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट आया, ट्रांसपोर्ट पे इफेक्ट आया, कम्युनिकेशन पे इफेक्ट आया, सारी इलेक्ट्रिकल लाइंस टूट गई, सारे फोन के टावर टूट गए, इस तरीके की प्रॉब्लम होने लगी। पूरी पूरी फसल तो बर्बाद हुई हुई, साथ साथ सॉइल को भी इररिपरेबल डैमेज हुआ। समझ गए। अब देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है उड़ीसा, और उस उड़ीसा के कोस्ट पे ये साइक्लोन आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है और कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप देखोगे हमारा जो भारत देश है, प्यारा भारतवर्ष, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स के घूमने का जो ऑर्डर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ये साइक्लोन्स आते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज क्यों घूमते हैं, आपको ढूंढने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने टॉपिक्स में आगे जाऊंगा वैसे वैसे सब चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा। ये एक सैटेलाइट इमेज है, ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये उड़ीसा है इतना, और इस उड़ीसा के ईस्टर्न कोस्ट पे एक साइक्लोन हिट करता हुआ नजर आ रहा है। इस इमेज की कर्टसी ऑब्वियसली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को है। इस तरीके की सारी चीजों को कौन मॉनिटर करता है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है। अब सवाल आता है कि साइक्लोन्स होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं और ये इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं। तो साइक्लोन्स होते क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ये बनते कैसे हैं इसके बारे में बात करेंगे, और डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रक्टिव इसलिए हो जाएंगे, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, विंड स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर, 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। अब इतनी स्पीड पे विंड, आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप कभी बाइक में बैठे और कार में बैठे और कार 100 या 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, खुद मत चलाइएगा। कभी कभी शायद अगर आपने एक्सपीरियंस किया और नहीं किया तो करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप देखोगे कि भाई बहुत तेज हवा लगती है। आप 50, 60, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या मोटरसाइकिल चलाओगे ना, तो आपको अपोजिट की जो हवा का फ्रिक्शन है वो बहुत तेज लगेगा। यहां तो हवा 200 किलोमीटर प्रति आवर पे चल रही है, साइक्लोन 260 किलोमीटर प्रति आवर पे चल रही है। आप समझ ही सकते हैं कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं हवाएं, और कभी कभी ये हवाएं पानी के लेवल्स को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा देती है, जिसकी वजह से वो पानी भी डिस्ट्रक्शन पैदा करता है कोस्टल इलाकों में। पर साइक्लोन की एक खास बात होती है, साइक्लोन अपनी पावर को पानी से डिराइव करता है। जब तक वो ओशंस के ऊपर है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा, एक बार वो ओशन से लैंड पे आ गया तो उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी जो पावर है वो उसको ओशन से मिल रही है। अब आगे बात करते हैं, तो बहुत सारी हम एक्टिविटीज को देखेंगे, और चूंकि यहाँ पे साइक्लोन की बात हो रही है तो हम लोग एयर को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ विंड को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि क्या होती है, जो कि मूविंग एयर होती है। साइक्लोन को समझने के लिए आपको मूविंग एयर यानी कि विंड को समझना पड़ेगा। अब एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, यहां पे कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। आप काम करो, एक देखिए, जो भी एक्टिविटी है पहले कॉशन है कि अगर उसमें हीटिंग इन्वॉल्व है तो ये सब आप किसी घर के बड़े के
प्रेजेंस में करें, अपनी फैमिली के प्रेजेंस में करें या टीचर के प्रेजेंस में करें। अगर ग्रुप ऑफ बच्चे भी कर रहे हैं तो किसी बड़े के प्रेजेंस में इसको करें ताकि वो बड़ा ध्यान रखे। आपको क्या करना है कि एक टिन कैन लेना है जिसके ऊपर एक लिड हो और आपको वाटर को बॉयल करना है इस एक्टिविटी के लिए। तो आप क्या करो कि उस टिन कैन को अप्रोक्सीमेटली आधा भरो पानी से और उस टिन कैन को नीचे से कैंडल फ्लेम से गर्म करिए जब तक पानी बॉयल नहीं हो जाता। कैंडल फ्लेम से गर्म करने के बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंट्रोल्ड हीटिंग हो। कोशिश करिए कि इसको आप अपने स्टोव पे या फिर एलपीजी सिलेंडर वाला जो बर्नर होता है उस पर फिलहाल ना करें, कैंडल से ही करें। कुछ देर बाद देखोगे कि भाई वाटर करने लगा बॉयल। ठीक है, अब जब वाटर बॉयल करने लगे आप कैंडल बुझा दीजिए और जो लिड है ना उसको टाइटली कैन के ऊपर लगा दीजिए। हॉट कैन को पकड़ने में ध्यान रखिएगा, आपके हाथ ना जले, इस बात को ध्यान रखिए। अब इस कैन को एक वॉश बेसिन में रख दीजिए या किसी शैलो मेटलिक वेसल में रख दीजिए या फिर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पे अगर आपको पानी फैलाओ तो ज्यादा साफ ऑफ ना करना पड़े। तो बाथरूम अगर बड़ा है तो उसमें कहीं पे रख दीजिए और उस कैन के ऊपर फ्रेश वाटर डालिए। फ्रेश ठंडा वाटर नहीं बट फ्रेश वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है। आप देखोगे कि जो कैन है ना वो सिकुड़ने से लगेगी। तो पहले जब कैन को गर्म कर रहे थे तो कुछ इस टाइप की थी, बाद में सिकुड़ने लगी। इसको आप ये जो आपकी थम्स अप वगैरह की जो बोतलें आती है ना, जो कैंस आते हैं, उनमें भी करके देखिए। वो तो बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर भी अगर आप इस तरीके का पानी डालोगे तो इस तरीके से सिकुड़ जाएंगे। अब अगर आपको 10 कैन नहीं मिलती है तो आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। आप एक काम करिए, बिस्लेरी की 1 लीटर की, एक्वाफिना की 1 लीटर की बोतलें आती है मार्केट में, आप वो खरीद लीजिए। उनको खाली करिए और उनको हॉट वाटर से भरिए और हॉट वाटर, बहुत हॉट वाटर से भरिए और हॉट वाटर भरने के बाद तुरंत उस हॉट वाटर को निकाल दीजिए और उस बोतल का कैप लगा दीजिए। फिर उस बोतल को आप रनिंग वाटर यानी चलते पानी, नॉर्मल टेम्परेचर के चलते पानी के नीचे रखिए, वो बोतल भी सिकुड़ने लगेगी। ये सिकुड़ क्यों रही है फ्रेंड्स? क्या कभी आपने इस चीज को समझा है? यहां पे आपका विंड का और एयर प्रेशर का कंसेप्ट आएगा। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आप देखते हो कि पतंग आप उस डायरेक्शन में नॉर्मली उड़ाने की कोशिश करोगे जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो हवा के हिसाब से आप पतंग का डायरेक्शन को रखते हो। जो बोट्स होती हैं, वो बोट भी लोग, जैसे जो मछुआरे होते हैं, वो दिन के कुछ ऐसे समय पे अपनी बोट्स निकालते हैं कि उनको बोटों को, ऑब्वियसली बात है, आपका ना चलाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, विंड से उनको मदद मिले। अब ऑब्वियसली आजकल तो मैकेनिकल ट्रॉलर्स आ गए हैं तो उसमें स्टीम इंजन लगे हुए होते हैं, उससे लोग बोट चलाते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस जगहों पे कैसे कैसे इस मूविंग एयर का प्रयोग किया गया है। आप जब एक साइकिल चलाते हो, अगर साइकिल आप विंड की डायरेक्शन में चला रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट चला रहे हो तो आपको फ्रिक्शन से महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो तो वो जो विंड है आपके ऊपर फ्रिक्शन डालेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी। यानी उस विंड में एक फोर्स है, उस मूविंग एयर में एक फोर्स है। अब वो फोर्स अगर आपके डायरेक्शन में है तो आपकी मदद करेगा, आपके अपोजिट है तो आपकी मदद नहीं करेगा। उसी तरीके से जो आपकी बाइसिकल की ट्यूब होती है या फिर आपके मोटरसाइकिल के, कार के जो ट्यूब वाले टायर्स हैं, उनके अंदर हवा भरी जाती है। जो ट्यूबलेस टायर्स में उनके अंदर भी हवा भरी जाती है ताकि वो टाइट रहे और सड़क पे चल सके। और अगर इन टायरों में आपने एक हद से ज्यादा हवा भर दी तो वो फट जाएंगे। अब एयर कर क्या रही है? एयर ऑब्वियस सी बात है इन ट्यूबों को शेप में रख रही है। एयर इन बाइसिकल ट्यूब्स को, मोटरसाइकिल की ट्यूब्स को, टायर की ट्यूब्स को शेयर, मतलब आप कह सकते हो कि एक शेप में रख रही है। और फिर जब यही सब चीजें सड़कों पे चलेंगी तो वो हवा चलने में एक स्मूथनेस प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि एक स्टिफनेस दे रखी है उसने, एक प्रेशर बना के रख रखा है टायर के चारों तरफ। समझ गए? तो ये सब चीजों से हमको पता चलता है कि एयर प्रेशर है और इस एयर प्रेशर को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने टायर में हवा भर के एयर प्रेशर को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल किया। कभी कभी आप देखेंगे कि बाहर अगर विंड चल रही है तो जो पेड़ के पत्तियां होती हैं वो लहलहाने लगती हैं। आपने अगर अपना झंडारोहण किया हो तो झंडारोहण में आप देखेंगे कि झंडा लहरा रहा होता है। तो वो किससे लहरा रहा होता है? वो मूविंग एयर से लहरा रहा होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको एयर प्रेशर की नजर आएंगी। अब एयर प्रेशर का इस्तेमाल करने के लिए अपने फेवर में आपको एयर प्रेशर को समझना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब हमने इस गर्म कैन या गर्म प्लास्टिक बोतल के ऊपर पानी डाला तो ये सिकुड़ क्यों गई? देखिए ये सिकुड़ इसलिए गई फ्रेंड्स, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही पानी आपने कैन के ऊपर डाला, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, reducing the amount of air inside. The pressure inside the can decreases and that is why the can gets compressed. होता क्या है फ्रेंड्स कि आप जब गर्म करते हो चीजों को, आपने टिन के अंदर चीज गर्म की, आपने गर्म पानी भरा बोतल के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत सारी स्टीम थी उस टिन के अंदर, बहुत सारी स्टीम थी उस प्लास्टिक बोतल के अंदर, तो वो स्टीम गर्म फेज में थी।
अब जब बाहर से आपने पानी डाल दिया तो बाहर से आपने उसको ठंडा किया, और ठंडी की वजह से होता है कंडेंसेशन। तो जो अंदर स्टीम थी उसमें से बहुत सारी स्टीम वाटर में कंडेंस हो जाएगी, अपने आप को वेपर से वाटर में कन्वर्ट कर लेगी। और जब वो अपने आप को वेपर से वाटर में कन्वर्ट कर लेगी और बाहर से आपने एयर की सप्लाई बंद कर दी है ढक्कन लगा के या कैन का लिड बंद करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर जो स्टीम एयर के फॉर्म में थी वो पानी के फॉर्म में आ गई, तो एयर नहीं रही। तो बाहर जो एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर है और बोतल के अंदर का जो एयर प्रेशर है उसमें मिसबैलेंस आ गया। तो इस टिन के अंदर जो एयर थी उसका प्रेशर हो गया कम, और बाहर का प्रेशर तो पूरी फोर्स से लग ही रहा है, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया, इसलिए ये जो बॉटल है वो कंप्रेस हो जाएगी, धंस जाएगी। ये एयर प्रेशर का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके लिए और कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो एक्टिविटी 8.2 है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आप एक छोटा सा पेपर लीजिए, आप अपनी कॉपी से फाड़ सकते हैं। देखिए कि आप यूज्ड पेपर को फाड़ें, किसी ब्लैंक पेपर को मत फाड़ें क्योंकि उसको आप लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उस पेपर को आप एक छोटे से लंप में, कहते हैं ना कि आपने उसको दबा के एक छोटे से लंप में ले आए, एक इतना बड़ा पेपर आपने बना लिया, बड़े के पेपर को सिकोड़ के। अब आप एक बॉटल लीजिए, बड़ी सी ग्लास बॉटल भी हो सकती है, प्लास्टिक की बॉटल भी हो सकती है। देखिए कि जो बॉटल का पीछे का जो लेआउट है वो थोड़ा चौड़ा हो और उसकी जो ढक्कन हो वो थोड़ी पतली हो, और उस बॉटल को अपने मुंह के सामने बिल्कुल इसी पोज में पकड़ के रखिए। अब वो जो छोटा सा कागज का टुकड़ा आपने किया है ना, वो इस बॉटल के ढक्कन के पास यहां पर रखिए, देखिए यहां रखा हुआ, और फिर अपने मुंह से बॉटल के अंदर फूंकिए। आप करना क्या चाह रहे हो कि आप ये जो कागज का टुकड़ा है ना, इसको बॉटल के अंदर फूंकने की कोशिश कर रहे हो। अब आप देखोगे कि जैसे आप इसको बॉटल के अंदर फूंकोगे ना फ्रेंड्स, बॉटल के अंदर जाने के बजाय बॉटल से बाहर निकल आएगा। अगर आपको ये एक्टिविटी यहां से सुनने में समझ में ना आ रही हो तो आप एक काम करिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए आप इस एक्टिविटी के नाम से, आपको इस एक्टिविटी का जो प्रैक्टिकल वो है वो दिख जाएगा। तो बॉटल इधर से चौड़ी है, बॉटल के अंदर बहुत सारी जगह है, आप छोटे से कागज को अंदर धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो अपने फूकी हुई हवा की मदद से, लेकिन वो हो नहीं रहा। वो जिस डायरेक्शन में आप फूक रहे हो उसके उल्टे डायरेक्शन में उड़ता हुआ पेपर बाहर आ जा रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये समझने के लिए आपको देखना है। आप देखोगे आप उस पेपर को अंदर फूक ही नहीं पाओगे, वो पेपर उड़ के बाहर आ जाएगा। ये हो क्यों रहा है फ्रेंड्स, आप सोचोगे। देखिए ये इसलिए हो रहा है, देखिए क्या है ना दोस्तों, कि पीछे से जो बॉटल का जो सिरा चौड़ा है वो खाली तो है नहीं, क्योंकि उसके अंदर हवा है, उसके अंदर एयर है, लेकिन ये जो एंट्रेंस है बॉटल की ये नैरो है। अब बॉटल की एंट्रेंस नैरो है, इसमें आपने किया क्या, इसमें आपने मुंह से फूंक दिया। जब आपने मुंह से फूंक दिया तो आपने क्या बढ़ा दिया, आपने विंड बढ़ा दी। और जब विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, किसी जगह पे अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो उस जगह पे जो एयर प्रेशर होगा वो कम होगा। तो एयर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। विंड स्पीड ज्यादा है, एयर प्रेशर कम होगा, विंड स्पीड कम है, एयर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब आपने मुंह से फूंका इस बॉटल के अंदर तो आपने विंड की स्पीड को बढ़ा दिया। जब आपने विंड की स्पीड को बढ़ा दिया तो इस बॉटल के जो नैरो क्रॉस सेक्शन में एयर का जो प्रेशर था वो कम हो गया। अब एयर प्रेशर कम है और अंदर जो चौड़ी बॉटल है उसमें एयर प्रेशर तो पहले ही जितना है, तो जो इस तरफ से एयर प्रेशर लगा इसको धक्का मारने के लिए अंदर, इसको एक्चुअली अंदर धक्का मारने के लिए एयर प्रेशर नहीं, आपने विंड का प्रेशर मारा। लेकिन उस विंड के चलते उसके नैरो जो क्रॉस सेक्शन था, इस नैरो क्रॉस सेक्शन में एयर प्रेशर कम हो गया, और बॉटल के अंदर का एयर प्रेशर तो उतना ही है, तो बॉटल के अंदर का एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वो बॉटल के अंदर का एयर प्रेशर इस कागज को बाहर की ओर फेंक देगा। ये एक एयर प्रेशर का बहुत सिंपल सा आप कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है जिससे आप देख सकते हैं कि एयर प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ये आपको लॉजिकली बहुत अजीब सा लगेगा बट ऐसा होता है। उसके बाद एक्टिविटी 8.3 बोलते हैं, आपने क्या किया, दो बैलून्स को फ्लो किया, और किस तरीके से फ्लो किया कि आपने उन बैलून्स के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उनको ब्लो किया। ब्लो करने के बाद आपने उनको बांध दिया और दोनों बैलून्स को एक स्ट्रिंग से आपने बांधा, ठीक है, और बैलून्स को एक दूसरे से कम 8 से 10 सेंटीमीटर दूर बांधा है, दोनों में थोड़ा गैप रखा है। कुछ इस तरीके से रखा है कि फूले हुए बैलून के बीच में भी इतनी जगह रहे, आपको इतनी जगह दिख रही है। अब आपको करना क्या है, ये बैलून यहां लटके हुए हैं, आप इन बैलून के बीच की ये जो जगह है ना इसमें फूंकिए, इसमें फूंकिए।
तो जब आप इसमें फूंकोगे तो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करोगे कि बैलून इस डायरेक्शन चले जाए, एक दूसरे से दूर चले जाए, पर ऐसा नहीं होगा। ये बैलून एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जब आप इन बैलून के बीच के स्पेस में फूंकोगे ना, तो ये बैलून एक दूसरे के पास आ जाएंगे। क्यों पास आ जाएंगे फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए चारों तरफ एयर प्रेशर एक जैसा है, लेकिन इस बैलून, दोनों बैलून के बीच की जो जगह है ना, वहां पे जब आप फूंकोगे तो इसकी बीच के जगह का जो एयर प्रेशर है वो हो जाएगा खत्म, क्योंकि आपने विंड से उस एयर को हटा दिया। लेकिन बैलून को दूसरी तरफ से तो प्रेशर पड़ रहा है ना, तो वो दूसरी तरफ से प्रेशर पड़ रहा है और बीच की जगह का प्रेशर आपने खाली कर दिया फूंक के, तो ये बैलून आपस में टकरा जाएंगे। समझ गए? तो आप बैलून्स के, ये तो दो बैलून लटके हुए हैं, इनके बीच में फूंक रहे हो, यहां फूंक रहे हो, बट फूकोगे जब तो आप देखोगे कि भैया बैलून्स एक दूसरे से दूर जाने की बजाय एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्योंकि बैलून के दूसरे साइड से जो एयर प्रेशर पड़ रहा है वो बैलून को आपस में टकरा देगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटी 8.4। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट? आप एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लीजिए, 20 सेंटीमीटर लंबा हो, 3 सेंटीमीटर वाइड हो। 3 सेंटीमीटर बहुत कम होता है फ्रेंड्स। उसको आप अपनी थंब और 4 फिंगर्स पकड़िए, ठीक है, और उस पेपर को ब्लो करिए कुछ फिगर 8.5 में। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि यहां पे आपको दिख रहा है कि जो पेपर है बहुत पतला है लेकिन बहुत लंबा है, और उसको आपने अपने मुंह के पास पकड़ के फूंक रहे हैं। तो पहेली को लगता है कि ये पेपर ऊपर जाएगा, बूझों को लगता है कि ये पेपर नीचे जाएगा। पेपर कुछ इस तरीके का हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इस तरीके का पेपर क्यों हो रहा है? इन सारी एक्टिविटीज को समझने की कोशिश। यहां पे 8.2, 8.3, 8.4, तो मैंने आपको बता दिया कि बॉटल के अंदर से वो जो बॉल है वो बाहर क्यों आ रही थी, फिर वो बैलून्स आपस में टकरा क्यों गए, ये भी मैंने आपको बता दिया। 8.4 में क्या हुआ देखिए, या तो और समझना पड़ेगा आपको। 8.4 में आपने पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्लो किया। तो जब आपने पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्लो किया तो उस मूविंग एयर या उस विंड के चक्कर में जो उस पेपर के ऊपर की हवा थी वो हट गई, लेकिन पेपर के नीचे की हवा तो अभी भी उस पर प्रेशर मार रही है ना। ठीक है, तो होगा ये कि वो जो पेपर है ना वो ऊपर की तरफ उठेगा, और जिस तरीके से फिगर में दिखा रखा है उस तरीके से उठेगा। पहले ऐसे था, आपने ऊपर की तरफ फूंक मारी तो ऊपर की तरफ का प्रेशर चला गया, बट नीचे की तरफ से तो प्रेशर लड़ आ ही रहा है, तो पेपर ऊपर की तरफ ऐसे लहराने लगेगा। समझ गए क्यों लहराने लगा? क्योंकि ऊपर की तरफ आपने हवा मारी तो ऊपर की तरफ की हवा तो हट गई, पर नीचे की तरफ का जो प्रेशर था वो रहा। इसीलिए आपको यहां पे समझ में आता है कि इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। विंड स्पीड बढ़ गई तो एयर प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट? थोड़ी क्लैरिटी हुई? अब इन सब चीजों को आप किससे कनेक्ट करो फ्रेंड्स? आप देखते हैं कि जब बहुत तेज हवाएं बहती हैं तो वो बिल्डिंग की छतों को उखाड़ ले जाती हैं, खासकर अगर वो छतें थैच्ड की बनी हुई हैं, घास फूस की बनी हुई है, अगर सीमेंट की बनी हुई नहीं है, कमजोर है, तो वो उखड़ के उड़ जाती हैं हवा के साथ साथ। समझ रहे हैं? तो विंड प्रेशर में डबल इफेक्ट आ रहा है। एक तो विंड का खुद का धक्का आ रहा है, और दूसरा साथ साथ वो ऊपर की तरफ लो प्रेशर बना रहा है। जिस तरफ भी वो चल रहा है वहां पे वो एयर का प्रेशर कम कर रहा है, तो दूसरे तरफ का प्रेशर वहां से चीजों को उड़ाने में मदद कर रहा है, जो कि हमने ऊपर की एक्टिविटीज से समझा है। धीरे धीरे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी फ्रेंड्स, हम और ट्रिकी कंसेप्ट्स में समझेंगे, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे जैसे हम साइक्लोन्स की बात करेंगे, टॉर्नेडोज की बात करेंगे, हर चीज आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो विंड्स होती हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ये रिंग कैसे लाती हैं, और कभी कभी ये डिस्ट्रक्टिव कैसे हो जाती हैं। जब एयर चलती है तो वो होती है विंड, ये हमने देख लिया। अब एयर कहां से कहां चलती है? तो भैया एयर एक ऐसे रीजन से चलती है जहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, और एक ऐसे रीजन में जाती है जहां पे एयर का प्रेशर कम है। ठीक है, तो फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। और हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया जो विंड का मूवमेंट था वो मैंने तब भी देखा था जब मैंने आपको लैंड ब्रीज के बारे में और सी ब्रीज के बारे में बताया था इससे पहले के चैप्टर में। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में उतनी ही तेज हवा चलेगी। अब ये भाई प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट क्यों होते हैं? यहां पे साइंस से ज्यादा ज्योग्राफी आ जाती है। व्हाई द प्रेशर डिफरेंसेस आर क्रिएटेड? मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये अर्थ है, अर्थ के पास इक्वेटर है, इक्वेटर पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है उसको आप बोलते हो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्योंकि वहां पे इतनी गर्मी बनती है, हवा इतनी गर्म हो जाएगी कि वो ऊपर उठने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी तो नीचे हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, तो आप बोलोगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और इस हवा को पूरा करने के लिए ट्रॉपिकल रीजन से हवा इक्वेटर की तरफ बहेगी,
नॉर्थ ट्रॉपिकल रीजन से भी और साउथ ट्रॉपिकल रीजन से भी। तो चूंकि इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट बन रही है और ट्रॉपिकल नॉर्थ ट्रॉपिकल रीजन से और साउथ ट्रॉपिकल रीजन से हवा आपकी इक्वेटर की तरफ जल रही है, तो ये बन जाएंगे आपका ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। एक नॉर्थ में बनेगी और एक साउथ में बनेगी। उसी तरीके से जब आप ऊपर नॉर्थ पोल की बात करोगे फ्रेंड्स, तो नॉर्थ पोल पे एक्सट्रीम ठंडी है, तो एक्सट्रीम ठंडी की वजह से नॉर्थ पोल पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, और नॉर्थ पोल पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी तो आर्कटिक सर्किल के पास, ठीक है, और एंटार्क्टिक सर्किल के पास लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे, चूंकि पोल्स पे हाई प्रेशर बेल्ट बन रही है, तो पोल पे हाई प्रेशर बेल्ट है, तो उसके कंपैरिजन में आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्किल के पास लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। यहां पे मैंने बहुत बेसिक सेंस में आपको समझाया है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। इसके लिए और बहुत बेसिक चीजें आपको समझनी है, तो बेसिक चीजों को समझते हैं। और सबसे पहली जो बेसिक चीज आपको समझनी है वो ये है कि भाई एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जब आप हवा को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगी। आप एक काम करिए, एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, एक बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर एक बड़े से गुब्बारे को स्ट्रेच करके लगा दिए, क्योंकि गुब्बारे की जो एंट्री होती है जहां से आप फूंकते हैं वो बहुत पतला होता है, उस पर रबड़ लगी होती है, उसको खींच के आप आराम से बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर आप इसको चिपका सकते हैं, और अगर वो थोड़ा ढीला हो रहा है तो आप टेप लगा के टाइट भी कर सकते हैं। अब आप एक काम करिए, आपको ये पता है कि वो जो बॉइलिंग ट्यूब है खाली तो है नहीं, उसके अंदर हवा है, तो जब आपने उसके ऊपर बैलून लगा दिया और टेप से चिपका दिया तो हवा अंदर ही है उसके। अब आप एक बीकर लीजिए और बीकर में गर्म पानी डालिए, ठीक है, और उस गर्म पानी में उस बॉइलिंग ट्यूब को डालिए जिसके ऊपर आपने गुब्बारा लगा रखा है, और 2-3 मिनट तक उस बॉइलिंग ट्यूब में उस गर्म पानी में उस बॉइलिंग ट्यूब को रखे रहिए जिसपे गुब्बारा लगा है, और बैलून के शेप को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, आप देखोगे कि जो बैलून का शेप है ना, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि हो ये रहा है कि जब आपने गर्म पानी वाले बीकर में उस बैलून को डाला, सॉरी उस बॉइलिंग ट्यूब को डाला, तो देखिए ये हॉट वाटर वाला बीकर, इसमें आपने बॉइलिंग ट्यूब को डाला, तो नीचे जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको गर्म करेगा ये गर्म पानी। अब गर्म पानी जब इसको गर्म करेगा तो इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो हवा है वो हवा एक्सपेंड करने लगेगी, क्योंकि वो गर्म हो रही है, और एक्सपेंड करेगी तो वो ऊपर जाके बैलून पे चढ़ेगी और बैलून हल्का हल्का फूलने लगेगा। समझ गए दोस्तों? आप बैलून को नॉर्मली कैसे फुलाते हो? आपने मुंह से हवा दे दे के फूंक के फुलाते हो। अब आपकी जो मुंह से हवा आ रही है वो गर्म तो नहीं है, बट आप इतना फोर्स दे रहे हो कि बैलून फूल जाता है। लेकिन यहां पे आपने बॉइलिंग ट्यूब को गर्म पानी के अंदर रख दिया तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो हवा थी वो एक्सपेंड करने लगी, तो वो बैलून फुलाने लगी। समझ गए? तो आप देखोगे बैलून इन्फ्लोट हो गया। क्यों इन्फ्लोट हो गया? क्योंकि भाई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो हवा थी वो फैलने लगी, एक्सपेंड करने लगी हीटिंग की वजह से। इसी बॉइलिंग ट्यूब को उठा के आप कोल्ड वाटर में रख दोगे ना, तो वो जो अंदर हवा फैल रही थी गर्म होने की वजह से वो ठंडी हो जाएगी। वो ठंडी हो जाएगी तो जो फूला वाला बैलून है ना ये वापस बैठ जाएगा और वो नहीं फूलेगा। तो जब हवा ठंडी हो गई तो बैलून फूला नहीं, जब हवा गर्म थी तो बैलून फूल गया। इसका मतलब भैया जब हवा को गर्मी मिलती है, हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा एक्सपेंड होती है। जब वो एक्सपेंड होगी तो बैलून को फुलाएगी, जब वो बैठ जाएगी तो बैलून नहीं फूलेगा इन केसेस में। ये एक एक्टिविटी है जिससे आपको ये मालूम पड़ा कि जब आप हवा को गर्मी प्रोवाइड करोगे तो वो फैलेगी। अगली हम एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 8.6। आप 2 पेपर बैग्स लीजिए, एम्प्टी पेपर कप्स लीजिए। ये पेपर बैग्स पेपर कप मिलने बहुत आसान है। अक्सर कर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो वहां पे आपको चाय आती है। चलिए आप ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, छोटे हैं, तो आप अपने माँ बाप से इन पेपर बैग्स को मांग सकते हैं। किसी भी किराने के स्टोर पे चले जाइए, ये पेपर बैग आपको मिल जाएंगे। अब आप एक काम करिए, ठीक है, यहाँ पे बर्निंग कैंडल को ध्यान से पकड़िएगा। हालांकि कैंडल को आप पकड़ सकते हैं, मैं इतना उम्मीद करूंगा, ज्यादा हीरो मत बनिएगा कैंडल को पकड़ते वक्त। आप एक मेटल या वुडन की स्टिक लीजिए, ठीक है, ये रही आपकी मेटल या वुडन की स्टिक, और उस वुडन की स्टिक को बिल्कुल ठीक में एक धागा बांधिए, उस धागा को किसी ऊपर की चीज से फंसा दीजिए, और जहां पे आपने मिडल में इस धागे को बांधा है इस वुडन स्टिक के, इससे इक्वल दूरी पे 2 धागों से इस पेपर कप को लटका दीजिए। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब जलती हुई कैंडल को लेफ्ट वाले पेपर कप के नीचे लेके आइए। थोड़ी देर बाद जो चीज ऐसी थी वो आपको कुछ ऐसी होती नजर आएगी। यानी कि जब लेफ्ट वाले पेपर कप को आपने कैंडल से गर्म किया तो उससे क्या होगा कि देखिए ये कैंडल है, ये कैंडल यहां जल रही, जलने की वजह से इसके आसपास जो हवाएं है ना वो गर्म हो रही है। वो हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, एक्सपेंड हो रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही, तो वो पेपर कप को ऊपर की तरफ धक्का मारेगी। पेपर कप को जब ऊपर की तरफ धक्का मारेगी तो ये पूरा जो सिस्टम है ये हल्का हो जाएगा,
और इसके कंपैरिजन में ये सिस्टम भारी हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से टिल्ट कर जाएगा ये सिस्टम। तो ये सिस्टम इस चीज का प्रूफ है जी कि जब आप एयर को गर्म करोगे कि वो एक्सपेंड होके ऊपर की तरफ उठने लगेगी, राइज अप करने लगेगी। ये इस चीज का एक प्रूफ है फ्रेंड्स, समझ गए। तो यहां पे भी आपको समझ में आया कि भाई गर्म हुई जब हवा तो ऊपर की तरफ उठी, तो इस एक्टिविटी ने क्या इंडिकेट किया कि वार्म एयर राइजेज अप, और जब ये वार्म एयर उठेगी तो वो एयर जो बैग था या फिर जो आपका कह सकते हैं कि पेपर बैग था, जो पेपर कप था, उसको ऊपर की तरफ धक्का मारेगी और बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि जब लकड़ियां जलती हैं तो लकड़ियों के जलने के साथ साथ जो स्मोक होती है वो स्मोक ऊपर आसमान में उठती है। क्यों आसमान में उठती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो स्मोक में हल्की हवा होती है और हल्की हवा ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि वो गर्म है। ठीक है, तो देखिए हीटिंग ऑफ एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस। तो जब एयर हीट हुई तो एक्सपेंड करेगी, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगी, और जब कोई चीज ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करती है तो वो उतनी ही हल्की होती है। इससे जो वार्म एयर होती है वो कोल्ड एयर से हल्की होती है, इसीलिए जो स्मोक है वो आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपको साफ साफ नजर आता है कि वार्म एयर राइज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और उस जगह का जो प्रेशर है जहां पे एयर ऊपर की तरफ जा रही है वो प्रेशर उस जगह पे कम हो जाएगा, और जब प्रेशर उस जगह पे कम हो जाएगा तो अगल बगल जहां पे हाई प्रेशर था वहां से हवा दौड़ती हुई लो प्रेशर की तरफ आएगी। इस चीज को हमने कन्वेक्शन के फॉर्म में समझा था। कन्वेक्शन के फॉर्म में मैंने आपको एक एक्टिविटी दिखाई थी जिसमें मैंने पानी में पोटेशियम परमांगनेट डाला था, समझाई थी पहले के चैप्टर्स में, और वो पोटेशियम परमांगनेट के थ्रू हम लोग पानी के पार्टिकल्स के मूवमेंट को उस फ्लास्क के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन आपका लिक्विड्स में और गैसेस में होता है, तो यहाँ गैसेस में हो रहा है। जब आपने किसी एक जगह की गर्म हवा, किसी एक जगह की हवा को गर्म किया तो वो गर्म करने की वजह से हवा ऊपर उठेगी, जहां से ऊपर उठेगी वहां पे हवा कम हो जाएगी, लो प्रेशर हो जाएगा। उस लो प्रेशर को भरने के लिए अगल बगल के हाई प्रेशर के इलाके से दौड़ती हुई हवा आएगी और उसे भरेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे 8.4 का कंसेप्ट निकल के आता है कि भाई विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अनइवन हीटिंग होती है कहां पे? इक्वेटर्स और पोल्स के बीच में। आपको पता है ज्योग्राफी में जो रीजन्स इक्वेटर के पास है उनको सन से ज्यादा हीट मिलेगी, वो ज्यादा गर्म हो जाएंगे। जब वहां पे सन से ज्यादा हीट मिलेगी, वो ज्यादा गर्म हो जाएंगे, तो वहां पे जो एयर है वो राइज करेगी और फिर दूसरी जगहों से ठंडी एयर आके उस चीज को ऑक्युपाई करेगी। यहां पे मैंने आपको समझाया भी था, देखिए क्या बोला था मैंने आपको, इक्वेटर के पास गर्मी बहुत पड़ती है, उस गर्मी के चलते वहां पे जो हवा है वो ऊपर उठ जाएगी, वहां पे जब हवा ऊपर उठ जाएगी तो वहां लो प्रेशर बन जाएगा। तो भाई ये जो आपकी ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हवा उस लो प्रेशर की तरफ आएगी दोनों तरफ से, ठीक है। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर बना और ट्रॉपिक्स पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर था, तो हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ हवा बहनी शुरू होगी, इसलिए हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहेगी, ठीक है। तो आप देखा कि वार्म एयर राइजेस एट द इक्वेटर and the colder air from regions in the 0 से 30 डिग्री latitude belt on either side of the equator meets in. These winds blow from the north and south towards the equator. समझ गए? ये चीज मैंने अभी आपको समझाई। यहां पे देखिए बीच में इक्वेटर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस इक्वेटर पे ये वाला जो लाइन मैंने ब्लू ड्रॉ की, यहां पे भाई बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी के चलते यहां पे हवा ऊपर उठ जाएगी, लो प्रेशर बनेगा। उस लो प्रेशर को पूरा करने के लिए ये ट्रॉपिकल आपकी जो हाई प्रेशर बेल्ट बनी है नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हेमिस्फीयर में, वहां से हवा आ रही है पिंक एरोस के फॉर्म में, और ये पिंक एरोस सीधे नहीं नजर आ रहे हैं आपको, टिल्टेड नजर आ रहे हैं। अब इन टिल्टेड होने का क्या रीजन है, इसको अभी देखते हैं। ये भाई टिल्ट क्यों हो जाती है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि व्हाई दे आर गेटिंग टिल्टेड। अभी तो मैं बहुत सारे हायर कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा, हो सकता है कि कुछ हायर कंसेप्ट ना समझ में आए, हो सकता है कुछ हायर कंसेप्ट आपके सर के ऊपर से निकल जाए, घबराइएगा मत। मेरी हायर क्लास के एनसीईआरटी जब आप धीरे धीरे देखेंगे, खुद से शोध करेंगे यूट्यूब पे और प्रैक्टिकल वीडियोस को देखने की कोशिश करेंगे जहां पे एनिमेशन के फॉर्म्स पे डायरेक्शंस दिखाए गए हैं। अब चूंकि मैं एनिमेशन के फॉर्म में वीडियो आपके सामने अभी नहीं ला सकता, मैं उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड नहीं हूं, तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो मैं बता रहा हूं वो आपको जरूर समझ में आएगा। तो आपने देखा कि भाई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे हवा आ रही है, जो ट्रॉपिक्स में हाई प्रेशर बेल्ट बन रही है, लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड से और 0 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की जो हवाएं हैं वो इक्वेटर के लो प्रेशर को भरने के लिए उस तरफ से बहती हुई चली जाती है। वहीं पे आप देखोगे जो पोल्स हैं, आपका पोल यहाँ पे कहां दिख रहा है, तो भैया ये रहा आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये रहा आपका ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल भी होता है,
और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एक जगह नहीं है, मैग्नेटिक साउथ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल एक जगह नहीं है। तो देखिए भाई, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, यहाँ जबरदस्त तरीके की ठंडी पड़ती है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। और इस हाई प्रेशर के कंपैरिजन में 60 डिग्री लैटिट्यूड के अप्रोक्सीमेटली, ये रहा 60 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे 60 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ 60 डिग्री लैटिट्यूड, तो 60 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, आप कह सकते हो कि ये है 60 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, और ये 60 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ, अप्रोक्सीमेटली हम कह रहे हैं। तो आपने देखा कि भैया पोल्स पे हवा बहुत ठंडी है, और 60 डिग्री पे अगर आप देखोगे, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे आप देखोगे तो वहां पे जो हवा है वो कंपैरेटिवली वार्म है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली वार्म है। तो उस केस में क्या होगा कि द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइजेस अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन्स रशेस इन टू टेक प्लेस। यानी कि इन 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पे जो हवा थी वो पोल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गर्म थी, पोल पे हवा बिल्कुल ही ठंडी थी। तो ये गर्म हवा जब राइज करेगी तो पोल्स की जो हवा है वो बह के आके इस 60 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचेगी। देखिए ये कुछ इस पिंक एरो से बहती हुई आ रही है, ठीक है, यहां पे भी कुछ ऐसी ही बहती हुई आएगी फ्रेंड्स आपकी, ठीक है। इससे आपकी प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं फ्रेंड्स, और विंड सर्कुलेशन पूरे अर्थ का डिसाइड होता है। तो दीज आर बेसिकली प्रेशर बेल्ट्स, और इनसे पूरे अर्थ का जो आपका विंड सर्कुलेशन है वो समझ में आता है। यहां पे पहेली ने एक सवाल बोला है कि ये विंड सीधी सीधी क्यों नहीं जा रही है, टेढ़ी टेढ़ी क्यों जा रही है। तो ये जो सीधी सीधी नहीं जा रही है और टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए, विंड्स वुड हैव फ्लोन इन नॉर्थ साइड डायरेक्शन या फिर साउथ टू नॉर्थ, बट देयर इज अ डायरेक्शन, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। और ये चेंज इन डायरेक्शन क्यों हो रहा है? अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रहा है। और अर्थ का रोटेशन की वजह से जो चीज निकल के आती है वो है कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस फोर्स। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, यहां पे मैं कुछ ऐसी आपको बातें समझाने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी में, पता नहीं आपको समझ में आए कि ना समझ में आए। नहीं भी समझ में आएंगे तो टेंशन मत रखिएगा बाद में। ये इक्वेटर है और ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा है ऊपर से, तो इस तरीके से जा रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि अर्थ किस तरीके से घूम रहा है जब मैंने आपको ये बताया था कि भैया लॉन्गिट्यूड्स की बात की थी। अब देखिए, जब अर्थ इस तरीके से घूम रहा है तो जो इक्वेटर है वो बड़ा है, इक्वेटर के समय पे डिस्टेंस ज्यादा है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ जाते जाओगे वैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मान लीजिए और ये 0 डिग्री है। अगर आप कोई चीज इक्वेटर से फेंकते हो, मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ कोई चीज इक्वेटर से फेंकते हो, तो वो ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी। ऐसे क्यों जाएगी? क्योंकि देखिए इक्वेटर बहुत तेजी से चल रहा है, तो जो चीज जब इक्वेटर से ओरिजिनेट कर रही है तो उसका मोमेंटम तेज होगा। और जो नॉर्थ में 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो इतना तेजी से नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां पे डिस्टेंसेस कम है। अगर आप अर्थ के घूमने की स्पीड को देखोगे तो इक्वेटर पे जो इलाके हैं उनका मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि वो उतने समय में ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। वहीं पे 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जो जगहें हैं वो उतने समय में कम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही हैं। तो अगर किसी चीज को आप इक्वेटर से फेंकते हो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ, तो सीधे ना जाके ऐसे जाएगा। क्यों ऐसे क्यों जाएगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, ये मोमेंटम इसको कौन प्रोवाइड करेगा? ये मोमेंटम इसको अर्थ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसीलिए वो राइट की तरफ घूमेगा, क्योंकि इक्वेटर पे मोमेंटम ज्यादा है। समझ गए? ये एक आपको चीज बताई। अब यहां पे देखते हैं कि जो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थी 0 डिग्री पे, और भाई यहां पे आपकी 30 डिग्री नॉर्थ था और यहां पे आपका 30 डिग्री साउथ था। समझ गए? आप ये समझिए कि जो हवा आई, आप हवा जो आई वो किस तरीके से आई? इस तरीके से आ रही है। तो देखते हैं, हवा कुछ ऐसे आ रही है। वैसे तो उसको ऐसे आना चाहिए, बट वो टेढ़ा टेढ़ा क्यों आ रही है? वो टेढ़ा टेढ़ा, अभी हम 30 डिग्री नॉर्थ से देख रहे हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से वो टेढ़ा टेढ़ा इसलिए आ रही है फ्रेंड्स, आप समझिए कि जब 30 डिग्री नॉर्थ से वो हवा बहनी शुरू होगी इक्वेटर की तरफ, तो उस 30 डिग्री नॉर्थ के कंपैरिजन में जो इक्वेटर है वो तेजी से चल रहा है। तो जब तक वो हवा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे आएगी तब तक इक्वेटर यहां पे थोड़ी ना होगा, ये जगह थोड़ी और आगे पहुंच चुकी होगी। तो जब ये यहां पे चला होगा
जब हवा यहां से ओरिजिनेट हुई होगी 30 डिग्री नॉर्थ से, तो इसके सीधे साउथ में जो यहां पे जगह होगी और यहां पे कोई एक जगह होगी, तो जितनी देर में ये हवा यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में ये जगह यहां से यहां पहुंच जाएगी। तो ये हवा तो ऐसे पहुंचेगी लेकिन कुछ डायरेक्शन इस तरीके का बैठेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हवा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रही है, इसीलिए आप हवा की डायरेक्शन ऐसी दिखाते हो। क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जब वो हवा साउथ की तरफ चली उतनी देर में इक्वेटर आगे चला गया भाई। तो आगे चला गया तो एक्चुअली में हवा यहां ना पहुंच के यहां पहुंची, इसलिए विंड डायरेक्शन ऐसे हो गया। समझे आप बात को? आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। उसी तरीके से जब साउथ से हवा चलेगी तो उसको ऐसे आना चाहिए सीधे, सॉरी मान लीजिए इस 30 डिग्री साउथ से यहां से हवा चली, इसको यहां जाना था, लेकिन जब जितने समय में हवा यहां से यहां पहुंचेगी, ए से बी पहुंचेगी, उतनी देर में यहां पे जो सी वाला पॉइंट था वो बी पे पहुंच जाएगा। तो इफेक्टिवली हवा ए से सी गई, इसलिए डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। ये हवा को जो घूम के हम दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जितने समय वो विंड ट्रेवल कर रही है वो अर्थ के टच में नहीं है और अर्थ रेगुलरली अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो हवा इफेक्टिवली दूसरी जगह पे पहुंच रही है और उस दूसरी जगह को पहुंचने की डायरेक्शन को आप टिल्टेड दिखा रहे हो, इसलिए विंड का डायरेक्शन टिल्टेड होता है, जिसको आप इसका रीजन क्या बताते हैं? इसका रीजन आप बताते हैं कोरियालिस फोर्स। अभी समझ में आया हो? वेल एंड गुड। दो चीजें मैंने आपको बताई, एक मोमेंटम की और एक अर्थ के उतना निकल जाने की। समझ में आ गई हो? वेल एंड गुड। नहीं समझ में आई है बिल्कुल पेशेंट रखिए, आगे के चैप्टर्स में समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की। अब जब अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की बात आती है तो इसको सबसे जबरदस्त तरीके से हमने समझा था जब मैंने चैप्टर 4 में आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का जो एक सर्कुलेशन का जो साइकिल बन रहा था दिन के समय पे और रात के समय पे वो समझाया था। अब उसको मैं यहाँ पे दोबारा नहीं समझाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक बार मैं गला फाड़ फाड़ के समझा चुका हूं। ठीक है, दिन में एक अलग ब्रीज होती है, रात में एक अलग ब्रीज होती है। ठीक है, मॉनसून की बात किया जाए यहां पे, अब मेन बात मॉनसून की है। मॉनसून जो शब्द है वो कहां से आता है? मौसम से आता है। मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन। ये जो मॉनसून की विंड्स आती है ना फ्रेंड्स, अगर ये ओशन से बह के आ रही हैं, ओशन से बह के अगर वो लैंड की तरफ आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे अब वो लैंड के ऊपर पहुंचेंगी तो वो बारिश करवाएंगी। तो क्या करती है कि ये विंड्स, ये मॉइस्चर हंगी विंड्स होती हैं, जब ये समुद्र के ऊपर, ओशन के ऊपर उड़ती हैं, वहां से बहुत सारा पानी सोख लेती हैं और फिर उस पानी को ये बरसा देती हैं लैंड के ऊपर। ये मॉनसून विंड्स का काम होता है और ये एक्चुअली में हमारी वाटर साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो ये जो क्लाउड्स हैं ये रेन लेके आते हैं। जब भी क्लाउड्स आएंगे हैप्पीनेस आएगा, हमारे फार्मर्स हमारी कंट्री में खुश हो जाते हैं क्योंकि बारिश आ गई है भाई। बहुत सारे फोक सॉन्ग्स होते हैं, आपको पता है फ्रेंड्स। अगर ये नक्शा है हमारे देश का, इधर केरला है, ऊपर चलते जाएंगे आगे जाके महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात सब पड़ता है, गोवा पड़ता है। यहां से साउथ वेस्ट मानसून आती हैं और ये बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश करती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये जो हमारा मानसून है ना फ्रेंड्स, ये 3 महीने में निपट जाता है। इंडिया के मानसून की प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, ये 3 महीने में निपटता है। हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है वो पूरे साल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम मंथ्स, वो कुछ मंथ्स में बटा हुआ है। ये 3 महीने मानसून इफेक्टिव रहेगा, उसके बाद इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक पोएम लिखी गई है मानसून पे, आप इसको बिल्कुल पढ़िए। यहाँ पे मैं कंसेप्ट समझाने में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। 2 फिगर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 8.10 और 8.9। ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है, आप नक्शे में देख पा रहे होंगे दोनों में। 8.9 में देखिए, uneven heating of land, especially the Rajasthan deserts, generates monsoon winds from southwest direction in summer. These winds carry lots of water from Indian Ocean. दूसरा, uneven heating of land and water in the winter generates winds from northwest colder land. These colder winds carry little water, hence bring small amount of winter and rainfall. जब गर्मियां आई, गर्मियों के चलते आपका हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत हीटिंग हुई, हवा ऊपर बनी, लो प्रेशर बना, तो साउथ वेस्ट मानसून ऐसे आके स्ट्राइक करता है हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे। वो इन लाल आपको एरोज से नजर आ रहा है, लाल एरोज से आप देख सकें कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट को भी हिट कर रहा है और फिर इसकी एक ब्रांच आपकी ईस्टर्न कोस्ट में भी जा रही है। वो ईस्टर्न कोस्ट को ना हिट करके नॉर्थ ईस्ट के इलाके में घुस रही है इधर से, और इस साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसमें खतरनाक बारिश होती है। मेघालय में एक जगह है माइसराम, वहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं पे
जब आप विंटर्स में देखेंगे तो विंटर्स में जो हीटिंग होगी वो थोड़ी अलग तरीके की होगी। तो आपका समुंदर के ऊपर और लैंड के ऊपर दोनों तरफ पे लो प्रेशर बनेगा, जिसके चलते होगा क्या कि नॉर्थ वेस्ट के इलाके से आपकी विंड्स ओरिजिनेट होंगी, और चूंकि नॉर्थ वेस्ट के इलाके से जो विंड्स ओरिजिनेट हो रही हैं वो ओशंस के ऊपर से नहीं गुजर रही हैं, तो जब वो ओशंस के ऊपर से नहीं गुजर रही हैं तो वो ज्यादा मॉइस्चर नहीं उठा रही हैं। तब वो जब वो ज्यादा मॉइस्चर नहीं उठा रही है तो वो इंडिया में ज्यादा बारिश नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में ज्यादा बारिश नहीं होती सर्दियों के मौसम में। और यहाँ पे रिवर्सल ऑफ विंड्स हो गया है। गर्मी के समय पे देखिए विंड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और सर्दियों के मौसम में विंड का डायरेक्शन कुछ बदल गया, उल्टा हो गया। लेकिन याद रखिएगा, सर्दियों में आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे और तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश होती है। क्यों? क्योंकि ये विंड्स देखिए, ये विंड्स जब वापस जा रही है ना फ्रेंड्स, तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा के ये चेन्नई में और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में बारिश कराएंगे। इसलिए आप देखोगे कि चेन्नई में, खासकर तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में सर्दियों में बारिश होती है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों सर्दियों में बारिश होती है? क्योंकि ये जो विंड्स अपना डायरेक्शन बदल रही है, ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के उनके कोस्टल एरियाज में बरसात कराएंगी। तब हम यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए, थंडर स्टॉर्म्स हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स होती हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर राइज करेगा तो नीचे से भाई जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी। बहुत सारी हवा पहले भी ऊपर उठ चुकी है, तो बहुत सारी हवा पहले ऊपर क्लाउड्स के फॉर्म में है। अब जब वो क्लाउड्स कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरना शुरू होंगे और नीचे से हवा ऊपर जा रही होगी, तो ऊपर का पानी नीचे गिर रहा है और नीचे से हवा राइज कर रही है, वो दोनों जहां पे मिलेंगे उसके चलते बहुत तगड़ी लाइटनिंग और साउंड होगा। इस इवेंट को आप थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन थंडरस्टॉर्म का, बच्चों वाला एक्सप्लेनेशन। ऊपर से पानी गिर रहा है भाई बारिश का, नीचे से हवा ऊपर उठ रही है, दोनों में फ्रिक्शन हुआ, साउंड आया, थंडरस्टॉर्म्स प्रोड्यूस हुआ। एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है और डिटेल्ड मैकेनिज्म आगे देखेंगे। वैसे तो मैंने ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में समझा रखा है, समय तो जाके देख लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा हम देखते जाएंगे। अब मान लीजिए एक स्टॉर्म आ जाता है, लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, बहुत तेज बिजली कड़क रही, तो उस समय आप कैसे बच सकते हो? अगर आप एक जंगल में तो किसी छोटे ट्री के नीचे शेल्टर ले लीजिए। अगर वहां पे केवल एक ट्री है तो आइसोलेटेड ट्री के ऊपर कभी भी शेल्टर मत लीजिए। ग्राउंड पे अपने आपको मत लेटाइए, शेल्टर ले लीजिए एक स्मॉल ट्री के अंदर अगर आप फॉरेस्ट में है तो। अगर आप बहुत तेज लाइटनिंग हो रही है तो अम्ब्रेला पकड़ के ना चले, खासकर उस अम्ब्रेला को जिसका मेटलिक एंड हो और वो मेटलिक एंड ऊपर की तरफ एक्सपोज्ड होता है, डंडा सा निकला हुआ होता है। ठीक है, ऐसा अम्ब्रेला है, नीचे आपने पकड़ रखा है, यहाँ पे ऊपर एक मेटलिक एंड निकला है, तो इस तरीके का अम्ब्रेला लेके ना चले। ठीक है, फिर अपने घर की विंडोज के पास नहीं बैठे जब बहुत ज्यादा बाहर पानी मतलब वो हो रहा है, आपका लाइटनिंग हो रही है। ओपन गैराजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स, ये सब सेफ जगह है नहीं है जब लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स आ रहे हैं। कार में आप रह सकते हैं, बस में रह सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं। आप कार के अंदर बैठ जाइए, दैट इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अगर आप पानी में हैं तो पानी से बाहर निकलिए और किसी एक बिल्डिंग में सूखी जगह पे जाके बैठिए, गीली जगह पे मत बैठिए। एक थंडरस्टॉर्म में, एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन में कैसे कन्वर्ट होता है? आपको पता है फ्रेंड्स कि पानी को अगर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में बदलना है तो उसको गर्मी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसको आप क्या बोलते हैं? तब से मैं गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या हुआ कि पानी को आपने गर्मी दी और वो वेपर में बदल गया। तो क्या जब वो पानी वेपर से वापस लिक्विड में बदलेगा तो गर्मी छोड़ेगा? बिल्कुल टेक्निकली छोड़ना चाहिए फ्रेंड। जब उसको लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए गर्मी चाहिए, तो जब वो वेपर से लिक्विड में बदलेगा तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी को छोड़ेगा, गर्मी को रिलीज करेगा जब वो कंडेंस होगा लिक्विड में। और इसकी वजह से कुछ साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं। देखिए, किसी जगह पे अगर बहुत ज्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, ठीक है, किसी जगह पे अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वैसे वहां पे गर्मी है, प्लस होगा क्या कि क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जो वाटर है वो हीट लेगा एटमॉस्फेयर से, वेपर में बदलेगा, तो इवेपोरेशन होगा। फिर ऊपर जाके जब ये वाटर वेपर वापस रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में बदलेगा कंडेंसेशन के प्रोसेस में, तो वो हीट को एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ेगा। तो ऑलरेडी एक जगह अगर गर्म है, ट्रॉपिकल एरियाज बहुत गर्म होते हैं, वहां पे गर्मी ज्यादा है। ऊपर से ये जो कंडेंस्ड वेपर, ये जो वेपर था, जब उसका कंडेंसेशन होकर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदला तो उसने थोड़ी सी टेम्परेचर को छोड़ा, थोड़ी हीट रिलीज की। अब बहुत सारा हीट आपका एटमॉस्फेयर में इसकी वजह से रिलीज हुई, तो वैसे ही गर्मी है। ऊपर से जो वेपर था उसने आपको जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदला तब उसने गर्मी रिलीज हुई। तो इसके चलते जो एटमॉस्फेयर में जो गर्मी है वो बढ़ने लगती है। जब एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ने लगती है, एक जगह पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो उस जगह पे अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा और ऊपर उठेगी। जब हवा और ऊपर उठेगी तो वहां पे प्रेशर और गिरेगा।
और देखिए लो प्रेशर का फॉर्मेशन एक स्टॉर्म बनाने के लिए, एक साइक्लोन बनाने के लिए बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? मान लीजिए किसी एक जगह पे बहुत लो प्रेशर बन गया है, यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो हवा ऊपर उठ रही है, प्लस नेचुरल रीजंस की वजह से कि वो जो वेपर था वो अपने आप को रेन ड्रॉप्स में पानी में बदल रहा है तो वो गर्मी छोड़ रहा है, उसकी वजह से बहुत गर्मी हो गई है। अब यहाँ पे बहुत जबरदस्त लो प्रेशर जनरेट हो गया है। अब इस लो प्रेशर के चलते चारों तरफ से विंड इस लो प्रेशर को भरने के लिए आएगी, चारों तरफ से विंड आएगी। क्योंकि इंटेंस लो प्रेशर बना है, बहुत ज्यादा गर्मी थी, इंटेंस लो प्रेशर बन गया, तो इसी इंटेंस लो प्रेशर को काउंटर करने के लिए चारों तरफ से हवा आके इस जगह को भरने की कोशिश करेगी। यानी हाई प्रेशर से अलग जगह से इस जगह पे विंड आके भरने की कोशिश करेगी। तो बहुत हैवी मात्रा से विंड इधर उधर से आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि मोर एयर रशेस टू द सेंटर टू द स्टॉर्म द मोर इज द लो प्रेशर। और बार बार जब इस लो प्रेशर के पास विंड चारों तरफ से भरने के लिए आती है तो कभी कभी लो प्रेशर सिस्टम इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि ये जो बाहर से विंड इसको भरने के लिए आ रही है ना, ये हाई स्पीड विंड बन के इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने लगती है। देखिए होगा क्या दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कोरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट। कोरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट में आप ये देख रहे हैं कि जो विंड्स है वो हल्का फुल्का घूमने लगती है। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इस लो प्रेशर के चारों तरफ जो विंड्स भर के आ रही हैं वो कोरियोलिस फोर्स के चलते हल्का हल्का ऐसे ऐसे घूमने लगेंगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेंगी। और ये जो साइक्लोन है वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके का बनता चला जाएगा। यानी जो एक लो प्रेशर सिस्टम बना था उस लो प्रेशर सिस्टम के चारों तरफ से जो हवा आ रही थी वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से थोड़ा अपने डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगी। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगी तो उसने एक हाई विंड का एक स्ट्रक्चर बना दिया इस लो प्रेशर के चारों तरफ। और हाई विंड के स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में जितना ज्यादा बीच में लो प्रेशर होगा उतनी ही इंटेंस और वायलेंट कंडीशन उसके चारों तरफ की विंड बनाने लगेंगी। विंड स्पीड बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, विंड डायरेक्शन चेंज होकर एक सर्कल के फॉर्म में बदल जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका है और अगर वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है यानी कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो भाई साइक्लोन बनने में सब लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जितना तगड़ा लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, तगड़ा लो प्रेशर सिस्टम कम टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर की वजह से बनेगा, जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा लो प्रेशर होगा, उतनी ही तेज हवाएं चारों तरफ से अंदर आएंगी, उन हवाओं की स्पीड ज्यादा होगी, कोरियोलिस इफेक्ट अपना रोल प्ले करेगा, विंड्स घूमेंगी, एक वायलेंट फॉर्म में वो सर्कल रोटेट करने लगेंगी, इस सर्कल के बीच में एक लो प्रेशर होगा और चारों तरफ विंड्स बहुत इंटेंस स्पीड से घूम रही होंगी। यहां पे देखते हैं साइक्लोन क्या होते हैं। देखिए जो सेंटर होता है ना साइक्लोन का, जो बीच का लो प्रेशर इलाका होता है वो बहुत काम होता है, वहां पे शांति होती है, उसको आप बोलते हो आई ऑफ द स्टॉर्म। और इसको चारों तरफ वायलेंट रोटेटिंग मास ऑफ एयर है। ये एयर क्या है, वो चारों तरफ से जो विंड आ रही थी ना उसकी लो प्रेशर को भरने के लिए, वही एयर है। ये जो पूरा साइक्लोन बनेगा ये 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि एक जगह पे कितना भयंकर लो प्रेशर सिस्टम बना होगा तब जाके इतना बड़ा साइक्लोन बना है। जो डायमीटर होगा इस आई का 10 से 30 किलोमीटर होगा, यानी बीच का जो काम वाला रीजन होगा वो 10 से 30 किलोमीटर का डायमीटर होगा और इस डायमीटर के चारों तरफ आपकी हवाएं तेजी से घूम रही होंगी, यानी बहुत इंटेंस लो प्रेशर बना। तो ज्यादातर इस साइक्लोन का फॉर्मेशन आपका ओशंस के ऊपर होता है क्योंकि ओशन से रेगुलरली इवेपोरेशन होता रहता है और वो रेगुलरली इवेपोरेशन ऊपर जाने के बाद जो वो ड्रॉपलेट्स है, वो ड्रॉपलेट्स जब अपने आप को पानी में कन्वर्ट करेंगी तो वो हीट छोड़ेंगी। तो ओशंस के ऊपर गर्मी की वजह से इवेपोरेशन हुआ, वो इवेपोरेट होकर हवा ऊपर गई और उस हवा ने अपने मैकेनिज्म के थ्रू ऊपर के टेम्परेचर को और गर्म किया और वो इतना ज्यादा एक टाइम पर गर्म होगा कि साइक्लोन में बदल गया। और फिर वो साइक्लोन घूमेगा और ये साइक्लोन अगर समुद्र के ऊपर घूमता रहे तो ठीक है। अब समुद्र में अगर कोई अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई शिप चल रहा होगा तो उसको तो लपेट देगा वो, बट अगर ये साइक्लोन लैंड पे आ गया तो लैंड पे हैवी डिस्ट्रक्शन कराता है। तो इस क्लाउड में जो चारों तरफ हवाएं घूम रही हैं वहां पे आपको बहुत तेज विंड्स मिलेंगे, लेकिन जो बीच का इलाका है, जो काम है, जो आई है, वहां पे क्लाउड्स नहीं होंगे, वहां पे हल्की हल्की सी विंड्स चल रही होंगी, बट वो फिर भी इलाका बहुत काम होगा। लेकिन उसके चारों तरफ जो क्लाउड होगा वो बहुत भयंकर होगा, विंड्स बहुत भयंकर होंगी, 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की विंड्स चल रही होंगी। उस आसपास के वायलेंट जहां पे विंड्स चल रही है वहां पे आपको हैवी क्लाउड्स भी मिलेंगे, तो उसमें जबरदस्त बारिश हो रही होगी, जबरदस्त विंड चल रही होगी। तो आप समझिए, मान लीजिए एक लैंड है, इस पे एक जगह है, अब कोई साइक्लोन ऐसा घूमता हुआ आया, तो अब सब खास बात पता है क्या है फ्रेंड्स, कि एक बार जब इस साइक्लोन इस जगह पे जाएगा तो बारिश कराएगा, तोड़ फोड़ कर देगा, फिर एकदम से
जैसे ही ये जगह उस साइक्लोन के आई में आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, तो इस जगह पे जो लोग हैं उनको लगेगा कि भाई साइक्लोन चला गया, पर उनको ये नहीं पता है कि वो साइक्लोन के बीच में है, आई में है, कंडीशंस काम है, और साइक्लोन का दूसरा कोना उनको तबाह करने आ रहा है। आप समझ गए ना? तो जब साइक्लोन एक जगह के ऊपर से निकलता है तो पहले तबाही होती है, फिर कुछ समय के लिए तबाही रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आप साइक्लोन के आई में पहुंच जाते हैं, काम वाले रीजन में पहुंच जाते हैं, और जब वो काम वाला रीजन क्रॉस होगा तो फिर से तबाही होगी। इसलिए साइक्लोन जब आए ना, एक बार साइक्लोन का इफेक्ट थोड़ा कम होता दिखे तो खुश मत होइए, क्योंकि उसका दूसरा कोना भी आ रहा है। ये देखिए, दिस इमेज ऑफ द आई ऑफ अ साइक्लोन, ये है आई ऑफ द साइक्लोन। उसके चारों तरफ हवाएं देखिए कितनी भयानक चल रही हैं। ठीक है, पानी भी बरस रहा है चारों तरफ, हवाएं भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ये देखिए 15 किलोमीटर की ऊंचाई दिखा रखी है, इस डायरेक्शन में साइक्लोन मूव कर रहा है, और हवाएं देखिए कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है आपका साइक्लोन तो हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होंगी, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में है आपका साइक्लोन तो हवाएं क्लॉकवाइज घूम रही होंगी। रीजन है कोरियालिस इफेक्ट। अगर और कोई रीजन है तो आप इसको खुद से पता करने की कोशिश करिए पढ़ के। अब हम बात करेंगे कि भैया ये साइक्लोन्स क्या डिस्ट्रक्शन करते हैं। साइक्लोन्स जबरदस्त तरीके से डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। बाहर की तरफ जो विंड्स हैं वो भैया शोर पे जो लहरें हैं इनको बहुत ऊंचा कर देंगी। इवन जब स्टॉर्म आपके शोर से बहुत दूर है तब भी जो आपकी लहरें हैं वो शोर की तरफ खींचने लगेंगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक साइक्लोन आने वाला है। अब आज की डेट में तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सैटेलाइट से ऑब्जर्वेशन करता है, तो जब साइक्लोन आएगा तो आपको 48 घंटे पहले ही बता दिया जाएगा कि साइक्लोन आने वाला है। बट पहले पता नहीं चल पाता, तो लोगों को एकदम से साइक्लोन आ जाता तो लोग समझ नहीं पाते थे। फिर जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं विंड की वजह से, वो इतनी पावरफुल होती हैं, एक पर्सन उनको ओवरकम नहीं कर सकता है, और अगर वो एक जगह पे आ गई तो भयानक तबाही करेंगी। जो लो प्रेशर होता है आई में, वो लो प्रेशर वाटर सरफेस को सेंटर में बहुत ऊंचा उठा देता है, तो सेंटर में वाटर 312 मीटर तक ऊंचा जा सकता है उस लो प्रेशर के चलते। क्या मैकेनिज्म काम करता है हम हायर क्लासेस में देखेंगे। ऐसा लगेगा जब साइक्लोन आएगा कि भैया एक वाटर की बड़ी सी दीवार आपकी तरफ चलती चली आ रही है, हल्का फुल्का सुनामी जैसा लगेगा, बट एक्चुअली वो सुनामी नहीं होती है, बट बहुत डेंजरस होता है। तो जब आप देखोगे कि इस तरीके से समुंदर से आपके लैंड की तरफ ये साइक्लोन आएगा, तो भाई वो सी वाटर जब घुसेगा आपका कोस्टल एरियाज में, तो भैया जान माल का भी नुकसान करेगा, प्रॉपर्टी का भी नुकसान करेगा, एग्रीकल्चर को तो तबाह करेगा ही करेगा, हर तरीके से तबाही करके जाएगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बर्बाद करेगा, सब चीज करेगा। और ज्यादा रेनफॉल हुई तो वहां पे फ्लड्स आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है। फिर जब इस तरीके की हाई स्पीड विंड्स चलती हैं भाई, तो बहुत सारे हाउसेस डैमेज हो जाते हैं, टेलीफोन के कनेक्शन है वो टूट जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम्स तबाह होंगे, ट्री उखड़ जाएंगे, बहुत जबरदस्त लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है फ्रेंड्स ऐसी जगहों पे। साइक्लोन को अलग अलग नामों से बोलते हैं। साइक्लोन को अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हुरिकेन कहा जाता है, फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून भी कहा जाता है। और साइक्लोन के पैरेलल एक चीज होती है फ्रेंड्स जिसको आप बोलते हो टॉर्नेडो। टॉर्नेडो के बारे में देखिए यहाँ पे नीले में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये देखिए टॉर्नेडो का जो डायमीटर है वो 1 मीटर जितना छोटा भी हो सकता है, 1 किलोमीटर जितना बड़ा भी हो सकता है। एक फनलिंग इफेक्ट देता है टॉर्नेडो। अगर टॉर्नेडो की बात करें किस तरीके का दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूं। टॉर्नेडो कुछ दोस्तों को जिस तरीके का नजर आता है, देखिए आपको उड़ता हुआ सा दिख रहा है, नीचे देखिए घूम रहा है, तो नीचे जब ये रिवॉल्व करता है ना तो नीचे से डेब्री को उठाता है, और जहां पे ऊपर ये खुल रहा होता है वहां पे उस डेब्री को छोड़ देता है। तो इस टॉर्नेडो को चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा कि भाई ऊपर से चीजें उड़ती हुई नीचे गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से वो चीजों को सक कर रहा है और ऊपर की तरफ फेंक दे रहा है। कभी कभी तो भैया लोगों को उड़ा के, वो कारों को उड़ा के, छोटी छोटी चीजों को उड़ा के ऊपर से फेंक देता है, और फिर वो जो ऊपर जो डेब्री होती है ना, वो डेब्री इधर उधर उड़ के नीचे गिरती है, और वो डेब्री असल में जान माल का नुकसान करती है, क्योंकि वो उड़ती हुई डेब्री जब ऊपर से नीचे गिरेगी और किसी को लग जाएगी तो काफी नुकसान पहुंचेगा। तो ये टॉर्नेडो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, समझ गए? तो एक फनल टाइप का आपको टॉर्नेडो में दिखा, ये डस्ट डेब्री को खींच लेगा अपने बेस के पास पे, क्योंकि बेस पे लो प्रेशर है, और उसको टॉप पे जाके फेंक देगा। समझ गए? आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ एक क्लाउड आ रहा है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, जब स्टॉर्म खत्म हो जाता है टॉर्नेडो का, तो हमको इसके डेब्रिस को साफ करना पड़ता है वीट फील्ड से। तो आप देखोगे भैया ट्री की ब्रांचेस उड़ी हुई हैं, कहीं कहीं भी आपको डेड चिकन उड़े हुए नजर आएंगे, चिकन नीचे से उड़ गए, ऊपर से फिर उड़ते हुए कहीं दूर जाके गिरे, रैबिट्स उड़े हुए नजर आएंगे। जरूरी नहीं है कि सब मर जाएं, ठीक है ना, जिंदा रह जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। खासकर ऊपर से जो डेब्रिस उड़ता हुआ नीचे गिरेगा, अगर वो किसी को लग गया तो आप जरूर मर जाओगे। इसीलिए जरूरी होता है कि जब भी आप एक टॉर्नेडो में, तो आप कुछ इस तरीके से लेट जाओ ताकि आपके सर के बैक पोर्शन को नुकसान ना पहुंचे। अगर आपको टॉर्नेडो से प्रोटेक्शन होना है
तो आपको इस तरीके का कुछ पोस्चर अपनाना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारे कंट्री में अगर टॉर्नेडो की बात की जाए, राइट साइड पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हमारे कंट्री पे टॉर्नेडो इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, ठीक है। टॉर्नेडोज की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति आवर तक हो सकती है, लेकिन वो आपके साइक्लोन्स जितने भयानक नहीं होते हैं। अगर आप इंडिया में बात करें तो इंडिया में टॉर्नेडोज का ज्यादा खतरा नहीं है, टॉर्नेडो इंडिया में बहुत कम आते हैं। टॉर्नेडोज कहां कहां आते हैं इनको अभी हम बात की वीडियोस में देखेंगे। इंडिया की जो पूरी कोस्ट लाइन है वो साइक्लोन से ज्यादा वल्नरेबल है, हमें साइक्लोन से ज्यादा खतरा है, और खासकर जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है उसको साइक्लोन से बहुत खतरा है, हमारे वेस्टर्न कोस्ट को साइक्लोन से उतना खतरा नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी पूछा था कि भैया हमारे वेस्टर्न कोस्ट से साइक्लोन से इतना खतरा क्यों नहीं है, ईस्टर्न कोस्ट को ज्यादा क्यों है, ये पता करने की कोशिश कीजिए। अब बहुत से सेफ्टी मेजर्स आ गए साइक्लोन से बचने के लिए। एक भाई साइक्लोन फोरकास्ट और वार्निंग सर्विस चल रही है, रैपिड कम्युनिकेशन वार्निंग पहले ही दे दी जाती है, भाई साइक्लोन आने वाला है। देखिए यहाँ पे एक साइक्लोन की, सॉरी यहाँ पे एक टॉर्नेडो की फोटो दे रखी है। टॉर्नेडोज एंड साइक्लोन्स आर डिफरेंट थिंग। पर यहाँ पे देखा कि जो स्टॉर्म्स हैं, जो साइक्लोन्स हैं, जो टॉर्नेडोज हैं, इनमें एक चीज कॉमन है कि इनमें लो प्रेशर सिस्टम बनता है, और बीच में लो प्रेशर बनता है, और चारों तरफ जो विंड की स्पीड होगी वो बहुत तेज होगी। अब यहाँ पे एक चीज सवाल आता है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो विंड की स्पीड को मेजर करता है? तो विंड की स्पीड को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम होता है एनेमोमीटर, ANEMOMETER। आज की डेट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम्स है, हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बहुत इफेक्टिव हो गया है, तो हमको बहुत ही एडवांस में साइक्लोन्स की वार्निंग मिल जाती है। रेगुलरली आधे आधे घंटे पे रेडियोस पे अनाउंसमेंट होती है कि भाई उन इलाकों में कि भाई यहाँ पे तो साइक्लोन आने वाला है, अपने आप को बचाएं, साइक्लोन आने वाला है वहां पे बचाएं। प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट के मेजर्स करके रखे हुए हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, तुरंत लोगों को सेफर प्लेसेस पे लेके जाया जाता है। फिर जब भी साइक्लोन्स आ जाते हैं तो आपको क्या क्या करना है? तो रेगुलरली अगर आपको टीवी पे या रेडियो पे या न्यूज़पेपर्स में देखने को मिला है कि अगर साइक्लोन आने वाला है, तो इस इंफॉर्मेशन को कभी इग्नोर मत करिए, अपने आप को तैयार रखिए उस चीज के लिए। अपने सारे भी हाउस होल्ड एसेंशियल गुड्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो आपके व्हीकल्स हैं, उनको सेफर प्लेसेस पे पहुंचा दीजिए ताकि उस समय पे तबाही ना हो। रोड्स पे ड्राइव मत करिए जहां पे पानी भरा हुआ हो, क्योंकि जहां पे पानी भरा हुआ है नीचे हो सकता है सड़क खराब हो गई हो उस बाढ़ के कारण। इमरजेंसी फोन नंबर्स को तैयार रखिए कि सही टाइम पे पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, मेडिकल सेंटर्स को कॉल किया जा सके। पानी कभी भी नेचुरल सोर्सेस का मत पीजिए जब तुरंत साइक्लोन आया हुआ हो। जरूरी है कि आप अपना ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करके रखें और इमरजेंसी के समय पे वही स्टोर ड्रिंकिंग वाटर छुएं। जब साइक्लोन आता है बहुत सारा पानी आता है कोस्टल इलाकों में, तो चीजें गीली हो जाती है, तो उन गीली चीजों में याद रखें कि स्विचेस को कभी ना दबाएं, पावर लाइंस को ना छुएं। बाहर बहुत इंपॉर्टेंट वजहों से निकलें, कभी भी मजे में या फन के कारण बाहर मत निकलें। जब भी कोई रेस्क्यू फोर्स आपकी मदद करने आ रही हो तो उसकी मदद करें, उसके साथ कोऑपरेट करें, ना कि उसको परेशान करें। अपने नेबर्स की मदद करें, अपने पेरेंट्स की मदद करें। और जैसा कि मैंने बताया कि आज की डेट में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है। एडवांस्ड साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वॉच को डिक्लेयर कर दिया जाता है, 48 घंटे पहले ही बता दिया जाता है कि भाई साइक्लोन आने वाला है, ताकि अच्छा खासा समय मिलता है लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे एनेमोमीटर जो विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, साइक्लोन, हरिकेन, लाइटनिंग, लो प्रेशर, मानसून विंड्स, प्रेशर, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो, टाइफून, विंड फ्लो पैटर्न, इसके बारे में हमने बात की। हो सकता है कि टॉर्नेडो को मैंने उतना यहाँ पे एक्सप्लेन ना किया हो, उसके एग्जैक्ट फॉर्मिंग मैकेनिज्म को ना बताया हो जितना मैंने साइक्लोन्स को बताया, बट चिंता मत करिए, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी सब आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिला? जो हमारे चारों तरफ एयर है वो हम पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। जब आप एयर को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगी, जब आप एयर को ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। गर्म एयर एक जगह से ऊपर की तरफ उठेगी और जो ठंडी हवा है वो सिंक होके जहां पे, मतलब ठंडी हवा ऊपर से नीचे आएगी, गर्म हवा नीचे से ऊपर जाएगी। फिर जब एयर प्रेशर एक जगह पे कम होगा, कब होगा? जब वहां पे हीटिंग होगी तो हवा ऊपर उठेगी, वहां पे एयर प्रेशर कम होगा। उस एयर प्रेशर को भरने के लिए अगल बगल की ठंडी हवा वहां पे आके उसे भरेगी। जब हवा चलती है, मूव करती है, उसको आप बोलते हो विंड। अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस की वजह से विंड मूवमेंट होता है, क्योंकि अनइवन हीटिंग की वजह से प्रेशर डिफरेंसेस आते हैं, जिसकी वजह से हवा चलती है। ये हवा रेन क्रॉस करती है। जब ये हवा ओशंस के ऊपर से उठेगी तो ये मॉइस्चर हंगरी होती है, बहुत सारा पानी उठा लेती है और फिर पानी को ये लैंड पे जाके बरसाती है रेन के फॉर्म में। ये हवा जब बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएंगी, प्रेशर जब बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, तो कभी कभी खतरनाक चीजें ही बन जाती हैं, जैसे साइक्लोन्स बन जाते हैं। आज की डेट में हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज हैं, रडार्स हैं, जिनकी वजह से हम लोग एडवांस में साइक्लोन्स के आने के टाइम को गेस कर सकते हैं।
अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखना साइक्लोन के टाइम पे, खासकर कोस्टल इलाकाज में, खासकर कोस्टल इलाकाज ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जहां पे प्रोन एरिया है, जहां पे ज्यादा आपके साइक्लोन्स आते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानिए, जो वहां पे लोकल डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटीज हैं, जो एडवांस में वार्निंग इश्यूज करती हैं कि भाई यहाँ पे चीजें आने वाली, बच के रहिए, उनके एडवाइसेस को ध्यान रखें, कभी भी उनको इग्नोर मत करें, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखें, उनकी मदद करें, अपने पेरेंट्स की मदद करें, एक जिम्मेदार नागरिक का रोल प्ले करें, भले ही आप बच्चे हो। तो ये चैप्टर का पूरा सार था फ्रेंड्स। जल्दी ही अगले चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगा 1 घंटा ये आदमी मुंह फाड़ के चिल्ला रहा है तो कुछ कर सकते हैं तो इतना कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।